हेलो एवरीवन, एजुकेशन स्कॉलर्स में आपका स्वागत है। आपका डीएसएसबी पीआरटी, सीटेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए भरोसेमंद चैनल। नमस्ते एस्पिरेंट्स। अगर आप क्लियर कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स और आसान रिवीजन चाहते हैं तो ये चर्चा आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम NIOS DLED कोर्स 501 ब्लॉक 3 की एक बहुत ही जरूरी यूनिट पर बात करेंगे, वंचित छात्रों की शिक्षा। हाँ, एजुकेशन ऑफ डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। मैम, मैंने देखा है कि डीएसएसबी और केवीएस जैसे एग्जाम्स में इक्वालिटी, इंक्लूजन और संवैधानिक अधिकारों पर इससे सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल, और हमारा फोकस यही रहेगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी की तरह समझें ताकि वो एग्जाम में याद रहें। तो मैम, सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन जो हमेशा रहता है, ये इक्वालिटी और इक्विटी, समानता और समता, सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनमें असल में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से आज की चर्चा की नींव रखी जाएगी। देखो, इक्वालिटी यानी समानता का मतलब है सभी को एक समान सुविधा देना, सबको बराबर चीजें देना। हाँ, जैसे एक तस्वीर सोचो, 3 बच्चे हैं, तीनों की हाइट अलग अलग है और उन्हें दीवार के पार एक मैच देखना है। ठीक है। समानता के हिसाब से हमने तीनों को एक ही साइज का एक एक बॉक्स दे दिया। अब क्या होगा? जो सबसे छोटा बच्चा है उसे शायद अब भी कुछ ना दिखे। हाँ, उसके लिए तो वो बॉक्स काफी नहीं होगा। बिल्कुल, यहीं पर इक्विटी यानी समता आती है। इक्विटी का मतलब है जरूरत के अनुसार सहयोग देना ताकि सबको बराबर मौका मिले। अच्छा, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी मदद देना। सही पकड़ा। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे छोटे बच्चे को 2 बॉक्स देंगे, बीच वाले को 1 और सबसे लंबे वाले को शायद 1 भी नहीं। अब नतीजा क्या होगा? अब तीनों मैच देख पाएंगे। एग्जैक्टली। वाह। तो एक लाइन में याद रखो, समान अवसर देना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरत के अनुसार अतिरिक्त सहायता देना ही इक्विटी है। वाह, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। तो मैम, इसी से जुड़ा सवाल है कि सरकार का लक्ष्य क्या सिर्फ बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एडमिशन दिलाना तो आधा काम है। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब UEE के 2 मुख्य लक्ष्य हैं। 2 लक्ष्य? हाँ, पहला है एक्सेस यानी पहुंच। इसका मतलब है कि हर बच्चे का स्कूल में नामांकन हो, एनरोलमेंट हो। और इसीलिए वो नियम है कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हुई बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक लाने की बात। लेकिन जो दूसरा लक्ष्य है वो ज्यादा मुश्किल है। वो है रिटेंशन यानी ठहराव। ठहराव मतलब बच्चे स्कूल में टिके रहें। हाँ, जो बच्चे स्कूल में आए हैं वो अपनी पढ़ाई पूरी होने तक रुकें, ड्रॉप आउट ना बने। और इसी के लिए मिड डे मील, मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म जैसी योजनाएं हैं। अच्छा, तो मिड डे मील का मकसद सिर्फ खाना नहीं, बच्चों को स्कूल में रोक कर रखना भी है। बिल्कुल, तो याद रखना है, एक्सेस प्लस रिटेंशन, इन दोनों से मिलकर UEE का असली लक्ष्य पूरा होता है। समझ गया। अब मैम, उन वंचित समूहों की बात करते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, SC समुदाय के बच्चे। कानूनी तौर पर तो अब कोई भेदभाव नहीं है, पर स्कूलों में उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? देखो, कानून बदलने से समाज की सोच तुरंत नहीं बदलती। स्कूलों में कई बार एक हिडन करिकुलम या प्रच्छन्न पाठ्यचर्या काम करती है। हिडन करिकुलम? ये क्या होता है? ये वो अनकहे नियम और व्यवहार हैं जो किताबों में नहीं पढ़ाए जाते, पर बच्चे हर रोज महसूस करते हैं। जैसे क्लास में कुछ बच्चों को जानबूझकर पीछे बिठाना। अच्छा। या स्कूल के छोटे मोटे काम जैसे सफाई वगैरह सिर्फ उन्हीं से करवाना, मिड डे मील के समय अलग बिठा देना या उन पर कोई अपमानजनक टिप्पणी करना। ये तो उनके आत्मविश्वास को बहुत बुरी तरह तोड़ता होगा। बिल्कुल, तो इसका समाधान क्या हो? इसी के लिए कर्नाटक में एक बहुत सफल मॉडल अपनाया गया, नली कली मॉडल। नली कली? हाँ, इसका मतलब है आनंददायी शिक्षण, जॉयफुल लर्निंग। पर इसका असली जादू इसकी रणनीति में है। वो क्या है? इसमें बहुस्तरीय शिक्षण समूह बनाए जाते हैं, मल्टी लेवल लर्निंग ग्रुप्स। मतलब अलग अलग क्लास और अलग अलग लेवल के बच्चे एक साथ मिलकर एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, तो कोई फिक्स सीटिंग नहीं है? नहीं, जब सब बच्चे एक साथ खेलते हैं, सीखते हैं, तो वो जाति वाली दीवारें अपने आप टूट जाती हैं। तो एग्जाम के लिए नली कली और कर्नाटक का संबंध याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम। और अनुसूचित जनजाति मतलब ST समुदाय के बच्चों की क्या चुनौतियां हैं? क्या वो भी ऐसी ही हैं? नहीं, उनकी चुनौतियां काफी अलग हैं। वो सामाजिक से ज्यादा उनके परिवेश से जुड़ी हैं।
संविधान का आर्टिकल 46 खास तौर पर इनके शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने की बात करता है। परिवेश से जुड़ी हैं, जैसे पहली चुनौती है लोकेशन। वो अक्सर दूर दराज पहाड़ी या जंगल वाले इलाकों में रहते हैं। दूसरी और बहुत बड़ी चुनौती है लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा। मतलब घर की बोली और स्कूल की भाषा में अंतर, बहुत बड़ा अंतर। सोचो एक बच्चा जो अपनी बोली में बात करता है अचानक स्कूल आता है और किताबें, टीचर सब एक बिल्कुल नई भाषा में बात कर रहे हैं, वो खुद को अलग थलग महसूस करने लगता है। ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। हाँ, इसके अलावा उनका लाइफस्टाइल, जैसे कुछ परिवार काम के लिए पलायन करते हैं, माइग्रेशन, तो बच्चे की पढ़ाई बीच में छूट जाती है और गरीबी तो है ही। तो इनके लिए सरकार ने क्या खास कदम उठाए? इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है आश्रम स्कूल। आश्रम स्कूल ये रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, आवासीय विद्यालय, जहाँ बच्चे रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं। हाँ, इससे लोकेशन और माइग्रेशन वाली समस्या हल हो जाती है और कोशिश की जाती है कि पाठ्यपुस्तकें उनकी मातृभाषा में हो, मतलब उनकी संस्कृति और परिवेश को शिक्षा में शामिल किया जाए। ये तो बहुत जरूरी है। अब मैम उन बच्चों की बात करते हैं जिन्हें हम CWSN कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दिव्यांग बच्चों के लिए क्या नीतियां हैं? उनके लिए सरकार की एक बहुत ही पावरफुल नीति है, शून्य अस्वीकृति नीति। जीरो रिजेक्शन मतलब ये कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को उसकी विकलांगता के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। ये सर्व शिक्षा अभियान SSA के तहत आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर क्या स्कूल इसके लिए तैयार है? देखो, नियम यही कहता है और स्कूलों को तैयार करने के लिए प्रावधान भी है। सबसे पहली कोशिश हमेशा यही होती है कि बच्चे को नियमित स्कूल में यानी इंक्लूसिव सेटअप में ही पढ़ाया जाए। अच्छा। जरूरत पड़ने पर विशेष स्कूल और फिर आखिरी विकल्प है होम बेस्ड एजुकेशन। मैम, एग्जाम में SSA के तहत मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल आते हैं, वो क्या है? बिल्कुल, ये डेटा याद रखना। CWSN बच्चों के लिए हर साल प्रति बच्चा 1200 रुपए का अनुदान मिलता है। 1200 रुपए? हाँ, 1200 रुपए पर चाइल्ड पर ईयर। इसके अलावा सहायक उपकरण जैसे व्हील चेयर, सुनने की मशीन, स्कूलों में बैरियर फ्री एक्सेस मतलब रैंप वगैरह बनाना और परीक्षा में लेखक, स्क्राइब की सुविधा, ये सब इसमें शामिल है। समझ गया। मैम, एक और सवाल है जी। उन जगहों का क्या जहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल खोलना ही संभव नहीं है, बहुत कम बच्चे हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है। वहाँ के लिए EGS और AIE योजनाएं हैं। EGS? एजुकेशन गारंटी स्कीम। इसका सीधा सा फंडा है कि अगर बच्चा स्कूल तक नहीं आ सकता तो स्कूल बच्चे तक पहुंचेगा। वाह। तो ये EGS सेंटर खोलने के लिए क्या शर्तें हैं? अगर मैदानी इलाका है तो कम से कम 15 बच्चे होने चाहिए और अगर पहाड़ी या मुश्किल इलाका है तो कम से कम 10 बच्चे। और हाँ, 1 किलोमीटर के दायरे में कोई और स्कूल नहीं होना चाहिए। ठीक है। मैम, ये सब लागू करने के लिए शिक्षकों को भी तो सपोर्ट चाहिए होता होगा? बिल्कुल, इसके लिए एक 3 लेवल का एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। 3 लेवल का? BRC और सबसे ऊपर जिला स्तर पर डाइट। अच्छा, डाइट, BRC, CRC। हाँ, इनका काम क्या है? इनका काम है टीचर एम्पावरमेंट, मतलब शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, उनके स्कूल जाकर उनकी मदद करना, ऑन साइट सपोर्ट देना। और टेक्नोलॉजी के स्तर पे भी कुछ है? हाँ, एक नाम जरूर याद रखना, EDUSAT। EDUSAT? हाँ, 2004 में इसरो ने इसे लॉन्च किया था। ये शिक्षा को समर्पित भारत का पहला सैटेलाइट था। इसका मकसद था कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जा सके। अच्छा, तो मैम इन सारी योजनाओं, नीतियों, इन सब के पीछे का जो मूल दर्शन है, जो कोर फिलॉसफी है, वो क्या है? वो दर्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। हाँ, यूनेस्को इसे कहता है विविधता को स्वीकारना और बहिष्कार को कम करना। लेकिन इसका जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो हर शिक्षक को याद रखना चाहिए। वो क्या है? वो है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, न कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। Adapt the system to the child, not the child to the system। मतलब अगर कोई बच्चा सिस्टम में फिट नहीं हो रहा तो कमी बच्चे में नहीं, सिस्टम में है। बिल्कुल, यही समावेशी शिक्षा की आत्मा है। और हमारे संविधान में बच्चों के लिए कौन से मुख्य अधिकार हैं जो इसे सपोर्ट करते हैं? कुछ अनुच्छेद तो बिल्कुल याद होने चाहिए। आर्टिकल 21A जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 24 जो खतरनाक बाल श्रम पर रोक लगाता है।
आर्टिकल 46 जो SC/ST के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देता है और आर्टिकल 15 जो भेदभाव का निषेध करता है। और इन अधिकारों की रक्षा के लिए भी कोई संस्था है? हाँ, NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। बहुत बढ़िया मैम। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। मैं कीवर्ड बोलता हूँ, आप उसका मतलब बताइएगा। नहीं, उल्टा करते हैं। मैं कीवर्ड बोलूंगी, आप उसका मतलब बताएंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इक्विटी, आवश्यकता आधारित सहयोग, रलीकाली, आनंददायी शिक्षण कर्नाटक, CWSN ग्रांट, 1200 रुपए प्रति वर्ष, EDUSAT क्राइटेरिया, मैदानी क्षेत्र में 15 बच्चे, पहाड़ी में 10 बच्चे, EDUSAT 2004 में लॉन्च शिक्षा के लिए सैटेलाइट, और 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल 21A, 24 और 46। बहुत बढ़िया। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हर बच्चे को पहुंच यानी एक्सेस, ठहराव यानी रिटेंशन और समावेशन यानी इंक्लूजन मिले। यही इस पूरे यूनिट का सार है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझा दिया। वेलकम। दैट्स ऑल फॉर दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये उपयोगी लगा तो लाइक, शेयर और एजुकेशन स्कॉलर्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर लिखें और अगले एग्जाम इंपॉर्टेंट ऑडियो के लिए जुड़े रहें।